हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज फिर से हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आ गए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके अपकमिंग जेकेपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारे लेक्चर सीक्वेंस अरेंज्ड है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, थेरी डेजर्ट फेमस फॉर रेड सैंड ड्यून्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया? राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी तमिलनाडु। ठीक है, तो थेरी डेजर्ट इट इज अ स्मॉल डेजर्ट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट कंसिस्ट ऑफ रेड सैंड ड्यून्स एंड इज कन्फाइंड टू द थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friend, recently the first ever International Day of Zero Waste was observed on 30 March 2023. It has been initiated by the United Nations Environment Programme, Global Alliance on Health and Pollution, Worldwide Fund for the Nature और the European Environment Agency। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड यूएन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम यानी कि यूएन हैबिटेट, दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इन रिस्पॉन्स टू द वर्सनिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द वेस्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरस्टेट काउंसिल इज करेक्ट? A. It is a permanent statutory body. B. Its recommendations are binding in the nature. C. It is headed by the Minister of Home Affairs. और D. None of the above is are correct। दोस्तों अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है ऊपर से। देखिए क्यों दोस्तों, इंटरस्टेट काउंसिल इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, यानी कि सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे। ठीक है, रिकमेंडेटरी बॉडी होती है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। रिकमेंडेशन देखिए बाइंडिंग नहीं होती है। दोस्तों आर्टिकल 263 के अंडर बनी थी और इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इट कंसिडर रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड एक्शन एंड आल्सो मैटर्स ऑफ द जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट। देखिए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, इट इज़ मेड एट एनी टाइम if it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of such council। और पीएम चेयरमैन होते हैं यहाँ के। ठीक है जी, इंटरस्टेट काउंसिल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, the meetings of the Island Development Agency are chaired by the Union Home Minister, Union Home Secretary, President और the Prime Minister। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, the meetings of the agency are chaired by the Union Home Minister and include secretaries of the various ministry। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The provisions in the 10th schedule in the Constitution of India are made in order to A. Determine the emoluments, allowances, privileges and so on of certain constitutional authorities. B. Allocate seats in the Rajya Sabha to the seats and the union territories. C. Determine the criteria related to disqualification of members of the parliament and state legislature on the grounds of defection। और D. Determine the power, authorities and responsibilities of the पंचायत। दोस्तों 10th शेड्यूल के बारे में बात करती है तो ये ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन के बारे में होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1985, जिसने 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये प्रोसेस डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ले डाउन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सके ऑन द प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम चेंजिंग देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, देयर टेन्योर इन द ऑफिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following books of the ancient India has the love story of the son of the founder of the Sunga dynasty? A. Swapna Swadhata, B. मालकाविघ्निमित्रा, C. मेघदूता और D. रत्नावली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, मालविका विघ्नमित्रा। ठीक है जी, दोस्तों संस्कृत प्ले है रिटन बाय कालिदास। इट इज बेस्ड ऑन द सम इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ पुष्यमित्र सुंग। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ द अग्निमित्र द शुंगा एम्परर एट विदिशा फॉर द ब्यूटीफुल हैंड मेडन ऑफ हिज चीफ क्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में है ये वाला। फर्स्ट, द FCRA एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Second, the FCRA requires every person or NGO wishing to receive foreign donation to be registered under the Act. Third, to open a bank account for the receipt of the foreign funds in the State Bank of India, Delhi is mandatory. For the receiver of the foreign funds are also required to file annual returns and they must not transfer the funds to another NGO. Which of the statement is correct? 1 and 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 or D 1, 2, 3, 4. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी। 2, 3rd and 4th are correct because the FCRA is implemented by the Ministry of the Home Affairs and not by the Ministry of Finance। ठीक है जी, ये इसमें गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं जी। वही है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट रिक्वायर एवरी पर्सन और NGO विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू ओपन ए बैंक अकाउंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन फंड्स इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली इज मैंडेटरी। दीज फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन रिसीव्ड एंड इज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट। द रिसीवर ऑफ द फॉरेन फंड्स आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर NGO। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द खजुराहो ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स? A, they were built during the Chandela dynasty's reign. B, they belong to the two different religions, Hinduism and Jainism. C, they depict the Nagara style of temple architecture. और D, most of the temple structures are built in the marble। दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना नॉट करेक्ट। सो ये दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या कारण है इसका? बिकॉज दोस्तों खजुराहो temples were built during the 9th and 11th centuries by the different king of the Chandela ruler। ठीक है, they were built in the Indo-Aryan architecture style। Khajuraho temples depict the Nagar style of temple architecture which has a ground plan and an elevation and at the circumspread and the curvilinear spire। Most of the temples are built by the sandstone brought from the quarries of पन्ना। पन्ना कहाँ पे दोस्तों? MP में, मध्य प्रदेश में। और पन्ना किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइंस। दोस्तों यहाँ पे गोल्ड माइंस भी हैं पन्ना में। ठीक है, The temples in the Khajuraho are dedicated to and inspire both Hinduism and Jainism। The Khajuraho temples are made of sandstone। वहाँ पे लिखा था मार्बल, ये सैंडस्टोन से बने हुए with a granite foundation that is almost concealed from the view। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which of the following statements best describe the cause behind the White Mutiny that took place in the 19th century? First, a sudden increase of salaries and allowances of soldiers of indigenous origin, much to the anger of European soldiers. B, putting Indian soldiers in charge of maintaining regiments consisting of the European soldiers. C, withdrawal of the allowances to the soldiers of the British Army. Or D, transfer of services of European soldiers to the East India Company to the service of the Queen of England। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स वाइट म्यूटिनी के बारे में इट्स डी, ट्रांसफर ऑफ द सर्विसेज ऑफ द यूरोपियन सोल्जर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द सर्विस ऑफ द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। तो दोस्तों एक्चुअली क्या था कि जब 1858 का एक्ट पास हुआ था उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी हमारे यहाँ पे इंडिया में। लेकिन जब दोस्तों एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास हुआ था, यानी कि 1858 का एक्ट पास हुआ था आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, तो जो होल ऑफ द पूरे जो पावर थी वो पूरी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, जिसके अंडर क्वीन सबसे सुपीरियर इमर्ज हुई थी, यानी कि सबको भी अलायंस अपनी क्वीन के अंदर देनी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो सोल्जर थे जो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उनको एक टाइप की इनसिक्योरिटी हुई, क्योंकि उनको लगा कि अभी हमको हमारी जो अलायंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ के ब्रिटिश क्राउन में देनी थी। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे दोस्तों उनका स्टेटस सुपीरियर था, उनको सैलरी अच्छी मिलती थी, उनको पे वगैरह भी अच्छी मिलती थी। तो जब दोस्तों उनको लगा कि जब ये पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी क्वीन के पास, तब हमारा जो स्टेटस है, हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज द सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगी? क्वीन होगी, और वो कुछ भी रूल ले सकती है और हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में वो थोड़ा सा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकते थे। तो दोस्तों इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, तभी उन्होंने, जब ये हुआ था, जब इंग्लिश पावर ट्रांसफ़र हुई थी 1858 के अंदर, तभी उन्होंने ये वाइट म्यूटिनी कर दी थी, क्योंकि उनको अपने स्टेटस कम होने का डर था। ठीक है दोस्तों, ये कारण था वाइट म्यूटिनी होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलैप्स्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड आर द कैटेगरीज यूज्ड बाय द IUCN टू denote the risk to species, ecosystem, food chains, D, natural abiotic factors। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, इकोसिस्टम। कोलैप्स, क्रिटिकली इंडेंजर एंड इंडेंजर कैटेगरी यूज्ड बाय IUCN टू डिनोट द रिस्क ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है जी,
दोस्तों द IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर हाउ दे एक्सेस द स्टेटस ऑफ इकोसिस्टम एप्लीकेबल एट लोकल नेशनल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स assessment determine whether an ecosystem is not facing imminent risk of collapse or whether it is a vulnerable endangered or critically endangered। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पक्का करो दोस्तों, शेयर भी करो चैनल को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। सी यू।